हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग। आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में आज हम समझेंगे कि जीएसटी और यूआईएन क्या है। उसके बाद समझेंगे किस किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है जीएसटी के अंडर, और किस किस को जीएसटी पे करना पड़ेगा, किस किस को नहीं। रेगुलर कंपोजिशन डीलर में क्या फ़र्क है। तो उससे पहले समझते हैं हम ये चीज़, क्योंकि हम समझ चुके थे अपने लास्ट वीडियो में कास्केडिंग इफेक्ट। बट आज हम देखते हैं कि पहले टाइम में कौन कौन से टैक्सेस लगते थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो सभी हैं ये सभी लास्ट टाइम में लगते थे। मतलब कि पहले टाइम में ये सभी टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल के थ्रू टैक्स लगता था। ड्यूटीज पे टैक्सेस होते थे हमारे सभी। एडिशनल टैक्सेस, पहले वैल्यू एडिशन टैक्स भी होता था। उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेल्स का तो भी टैक्स लगेगा, परचेज किया तो भी। लग्जरी, हमारे पास ज़्यादा सामान है, हम अमीर हैं, उस पर भी टैक्स लगेगा। एंटरटेनमेंट, अगर हम कोई चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा। एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, शर्त लगाना, सट्टेबाजी, इन सभी पे टैक्स लगता था। बट अब के टाइम पे बहुत सिंपलर मेथड हो गया है, बहुत ईजीएस्ट मेथड हो गया है। और अब जो ये सभी नेचुरल गैसेस हैं, पहले के टाइम पे इन पे छूट मिलती थी। इन सभी पे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल्स, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैसेस 2% की सिर्फ छूट मिलती थी। इन पे कंसेशन रेट ओनली 2% होता था। बट अब के टाइम पे ये नील रेटेड है, 0 मीन्स 0% इन पर टैक्स लगता है। इन पे कोई टैक्स चार्जेबल नहीं है। जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, पहले के टाइम पे इस पे भी 2% का छूट मिलता था, बट अब ये 0% है, क्योंकि वो अल्कोहल लिकर जो कि यूज़फुल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन में यूज़फुल होते हैं, अदर चीज़ में यूज़फुल होते हैं, तो इस वजह से इन पे 0% है। एंड अब यहाँ से हम समझें कि रजिस्ट्रेशन का, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दी जीएसटी रैगिंग। आपके टाइम में जो बिजनेस है, जिसकी बिजनेस की टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगी एक साल में, एग्रीगेट टर्नओवर जिसकी 20 लाख से ज़्यादा है, उसको एज अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, हर एक पर्सन को। उसको ही कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और कोई भी पर्सन अगर जिसकी टर्नओवर एक साल में 20 लाख से ऊपर है और उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो टैक्स पे नहीं करता, जीएसटी नहीं भर रहा, उसके ऊपर हाई पेनल्टी लगेगी। जीएसटी एंड हैवी पेनल्टी विल अप्लाई। उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और उसके बाद जीएसटी हर किसी के लिए मैंडेटरी है, बट जो लिमिट के अंदर आता है। तो अब बात करते हैं कि कौन रेगुलर और कौन कंपोजिशन डीलर है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जीएसटी, जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है एक साल में, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा पर्सन कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट उठाएगा और कौन सा पर्सन रेगुलर पर्सन की स्कीम के बेनिफिट उठाएगा। थोड़ी सी जो रेगुलर होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है, कंपोजिशन बहुत ईजी होती है। तो यहाँ देखो, जिसकी रेगुलर डीलर की जिसकी टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, या फिर हम कह सकते हैं, सिंपली समझो इस चीज़ को इस तरह से, पहले कंपोजिशन डीलर आते हैं फिर रेगुलर डीलर, क्योंकि कंपोजिशन डीलर छोटा होता है रेगुलर डीलर से। हम जो कंपोजिशन डीलर है ना, वो उस स्कीम में तभी आएगा जब उसकी सैलरी 20 लाख से ज़्यादा हो एक साल में, और 1 करोड़ 50 लाख तक हो। 20 से ज़्यादा बट 1 करोड़ 5 लाख तक टर्नओवर उसकी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है उसके लिए। 1 करोड़ 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर होगी तो रेगुलर में आ जाएगा, सिंपल। अगर ऊपर होगी 1.5 करोड़ से एक ईयर में उनके टर्नओवर, तो वो रेगुलर में आ जाएंगे। जैसे कि ठीक है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सभी रेगुलर डीलर हैं। इनकी टर्नओवर एक साल में बहुत करोड़ों में होती है, करोड़ों में। अगर जिस बिजनेसमैन की टर्नओवर सिर्फ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक की होगी एक ईयर में, वो कंपोजिशन डीलर। और जो कंज्यूमर होते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टी, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंज्यूम करना है, खरीदना है, कंज्यूम करना है। अनरजिस्टर्ड पार्टी रिटेलर्स होते हैं, सामान यहाँ से उठाएंगे वहाँ देंगे, यहाँ उठाना वहाँ देना, तो ये चीज़ होती है। अब उसके बाद समझते हैं जीएसटी IN नंबर और उसके बाद UIN नंबर, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड पॉइंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको जीएसटी IN और UIN नंबर बोलते हैं। 15 डिजिट नंबर होता है, और इसका फॉर्मेट यहाँ देख सकते हैं आप, इसको नोट कर लो चाहे तो आप। ये देखो, 2 डिजिट, स्टार्टिंग में जो 2 डिजिट होगा वो स्टेट कोड का होगा, फिर बाद में जो 10 होगा पैन नंबर, फिर बाद में एक जो अल्फ़ाबेट होगा वो दिखाएगा कि आपकी जो फर्म है वो पार्टनरशिप है, ये इंडिविजुअल है, या फिर पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, और या फिर फर्म है आपकी, वो PFI से शुरू होगा। और जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो ब्रांच होता है, नंबर ऑफ ब्रांच, कि आपकी कंपनी के कितने ब्रांचेज हैं।
किसी की एक भी ब्रांच नहीं होती तो वो अपने आप एडजस्ट कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रजिस्टर करवाना है अपने आप को एज अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और जीएसटी के अंदर आपको रजिस्टर करवाना है अपने आप को, तो आपको उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं। पैन कार्ड बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, और टर्नओवर चाहिए होता है, बिजनेस दिखाना पड़ता है कि बिजनेस कौन सा है आपका। और ठीक है, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, जैसे कि जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के जो 2 हैं स्टेट कोड, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 स्टेट कोड हैं, एंड देन जो उसके बाद के ये 10 हैं, ये जो 10 हैं ये यहाँ तक, ये 10 सिर्फ और सिर्फ पैन नंबर के डिजिट हैं। इससे आपका पैन नंबर शो होगा। और उसके बाद जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, एक फर्म को शो कर रहा है और बाद के 2 वो शो कर रहे हैं कि भाई आपके ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है। इसमें पैन नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है, बिना पैन नंबर के आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। पैन नंबर बताता है कि आपकी इनकम कितनी है, सारी इनकम की डिटेल आपके पैन नंबर के अंदर होती हैं, इनकम में सारी डिटेल्स। एंड उसके बाद ये टॉपिक जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट टॉपिक, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है, और इसके बेसिस पे ही हम जब भी पेमेंट करते हैं जीएसटी की या रिसीव करते हैं तो इसी के बेसिस पे होता है। हमको रिफंड कभी नहीं मिलती जीएसटी की। ठीक है, मान लो कि अब आपको मैं ऊपर से बस हाईलाइट करवा देता हूँ। अब जैसे कि आपने सेल्स ज़्यादा करी है तो उस टाइम पे ना आपको जीएसटी की अमाउंट मिलेगा, बट यहाँ पर रिफंड नहीं करा जाता। यहाँ पर एडजस्ट होता है आपका पेइंग अमाउंट, जितना आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि पे हम कब करेंगे, जब हम परचेज करेंगे तभी हम पे करेंगे जीएसटी अमाउंट, और उस पेइंग अमाउंट में से रिसीव वाला बस माइनस होता है। और अगर इस साल आपने सेल्स ज़्यादा करी है तो आपको पैसा मिलेगा, बट रिफंड नहीं आएगा, वो आपके पेइंग अमाउंट में से कट जाएगा। बट आपने इस बार परचेज कम करी है तो वो अगले महीने एडजस्ट होगा। वो ऐसे बैलेंस होता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं और आपको पता है कि भाई आप उसके अंदर उस कैटेगरी के अंदर आते हो कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, बट आप तो भी नहीं करवा रहे और आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, अपने आप से फ़ायदा रख रहे हो, तो जब गवर्नमेंट को पता लगेगा इस चीज़ के ऊपर, जब आप आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर तो फाइल करनी पड़ती है हर एक बिजनेसमैन को, तब वो चालान काटेगी आपके ऊपर 10,000 का एक ही बार में। पेनल्टी बहुत ज़्यादा लेती है, कभी कभी वो 100% पेनल्टी लेती है, जितना टैक्स होता है पूरा डबल कर देती है उसका। कहती है कि भाई ये भी दो, साथ में वो भी दो, आपने इतने टाइम तक आपने क्यों नहीं पे किया, क्या रीज़न था इसके पीछे। और जैसे कि हमने बात करी भी कंपोजिशन स्कीम डीलर की, तो कंपोजिशन जो स्कीम वाले होते हैं जिनके पास कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन है, जो कंपोजिशन डीलर हैं, वो कभी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। आईटीसी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, समझेंगे इसको हम सेपरेट वीडियो में, क्योंकि आईटीसी एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट टॉपिक है। और साथ ही साथ आईटीसी वाले बंदे जो आईटीसी के होंगे वो इन सब चीज़ों को क्लेम नहीं कर पाएंगे। इंटरस्टेट सेल्स नहीं कर सकते। अब इंटरस्टेट सेल्स मीन्स वो रहते यहाँ पर हैं और किसी स्टेट अनदर स्टेट को नहीं भेज सकते। मतलब कि अब दिल्ली में रह रहे हैं और वो सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं जीएसटी के साथ अदर डीलर से, वो भी अदर स्टेट्स के, तो ये पॉसिबल नहीं होता कंपोजिशन स्कीम में।